हेलो स्टूडेंट्स, आज सिविक्स में हम अपना नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे इस नए लेसन का नाम है विधायिका। तो फर्स्ट ईयर के सिविक्स में आज हम पढ़ेंगे विधायिका। और इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं बच्चों आप? कार्यपालिका, विधायिका लेजिस्लेटिव। ओके, तो बच्चों देखिए सरकार के 3 अंग थे। सरकार के कौन कौन से 3 अंग थे? एक तो हमारा है विधायिका, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एक इसका अंग है कार्यपालिका और एक इसका अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका तो सरकार के 3 अंग हो गए। ठीक है बच्चों, हमारी गवर्नमेंट के 3 अंग हो गए। पहला विधायिका लेजिस्लेटिव, सेकंड कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड न्यायपालिका जुडिशरी। तो बच्चों कार्यपालिका से जो प्रीवियस आपका लेसन था उसमें हो गया था। आज हम विधायिका पढ़ेंगे। तो देखिए विधायिका जो है तो वो 2 स्तर पे होती है। हमारे देश में विधायिका 2 स्तर पे है और अधिकतर सभी में 2 स्तर पे होती है, जितने भी देश हैं। अब कहाँ कहाँ है हमारी विधायिका? एक तो है हमारा केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर है विधायिका और एक है राज्य स्तर पर विधायिकाएं। अब जो हमारे केंद्र स्तर पर है तो ये जो हमारी विधायिका है इसको हम कहते हैं, उसका नाम है संसद। केंद्र स्तर पर जो विधायिका है उसे हम संसद कहते हैं। और संसद के कितने पार्ट है? देखिए बच्चों, संसद के भी 3 भाग हैं, 3 अंग हैं संसद के। ये 3 अंग हैं। पहला लोकसभा, सेकंड नंबर पे है राज्यसभा और हमारी संसद कब पूरी होती है? जब हमारे जो स्टेट के चीफ हैं, राज्य के चीफ। देखिए सिविक्स में जो राज्य कहा जाता है वो देश को कहा जाता है। तो हमारे देश के राज्य के जो प्रमुख हैं राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलके हमारी बनती है केंद्रीय विधायिका, यानी जिसे हम संसद भी कहते हैं। अब बच्चों देखिए राज्य स्तर पे क्या है? तो राज्य स्तर पे भी हमारे पास 2 स्तरों पे होती है। 2 स्तर होंगे इसमें राज्य में भी। एक तो विधान मंडल या विधानसभा, विधानसभा लिखेंगे इसको, विधानमंडल भी कहते हैं। और एक होती है हमारी विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन बच्चों देखिए विधानसभा तो सभी राज्यों में है। कितने राज्य हैं हमारे? देखिए हमारे देश में भारत, जो हमारे टोटल स्टेट है, स्टेट में राज्य, और सिविक्स में स्टेट को क्या बोला जाता है? देश। देश के लिए प्रयोग होता है। लेकिन वैसे हमारा जो भारत के जो स्टेट है वो राज्य कहेंगे उनको, राज्य है ये। तो ये जो टोटल स्टेट है 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, उसको स्टेट अब नहीं मानते हैं, आपको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। जम्मू जो कश्मीर था उसको डिवाइड कर दिया गया है और 31 अक्टूबर 2019 से वो 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। एक तो लद्दाख और एक हमारा जम्मू कश्मीर। तो अब ये स्टेट नहीं रहा। तो इससे पहले 29 स्टेट थे, लेकिन अब 28 स्टेट होंगे।
अब इधर हमारे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश यानी जिसमें जो केंद्र की सरकार है तो वो सीधा अपना प्रशासन चलाती है, तो वो केंद्र के उन्हें कहेंगे हम केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, यूटी। तो वो उनकी संख्या है बच्चों 8, और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि वैसे तो हमारे यहाँ पे 2019 में 7 यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन इसमें 2 क्योंकि स्टेट का दर्जा उसका खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर का और उसको डिवाइड कर दिया गया था, 2 यूनियन टेरिटरी में उसको बांट दिया गया था। तो वो यूनियन टेरिटरी यानी जो 7 थे तो 2 मिला के वो हो गया कि हमारे 9। लेकिन उसके बाद भी जनवरी 2020 में जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है नागर एवं दादर हवेली, तो उस नागर एवं दादर हवेली को दमन एवं दीव दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। तो अब हमारे -1, तो टोटल ये भी 8 बचे। तो हमारे पास 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी हुई। तो बच्चों देखिए इसमें सभी में यानी 28 के जो 28 है तो उसमें विधानसभा है, सभी राज्यों में विधानसभा है। ओके, जो यूनियन टेरिटरी है तो उनमें सभी में विधानसभा नहीं है। किस किस में विधानसभा है? एक तो है हमारी जैसे विधानसभा यूनियन टेरिटरी का अगर देखें तो, एक मिनट, यूनियन टेरिटरी इसको मिटा देते हैं हम, तो उसमें एक तो दिल्ली में है, ओके, नेक्स्ट एक है पुदुचेरी, इसकी भी अपनी विधानसभा है, दिल्ली पुदुचेरी। और अब जो हमारे पास क्योंकि जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा थी तो उसकी विधानसभा को खत्म तो किया नहीं गया है, तो उसकी भी अपनी विधानसभा है, जम्मू एवं कश्मीर। लेकिन अपने लद्दाख की उसकी विधानसभा भी नहीं है। तो ये हमारे 3 हो गए जिसमें अपनी विधानसभाएं हैं, यानी सभी तो राज्यों में विधानसभाएं हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सिर्फ 3 में विधानसभाएं हैं। अब देखते हैं आप हमारा विधान परिषद कितनों में है। तो बच्चों देखिए हमारा जो संविधान है तो उसमें राज्यों को के लिए निर्देश दिया गया है या कहा गया है कि अगर आपको आवश्यकता हो तो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद गठित करेंगे अपने राज्यों में, और अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो उसको गठित नहीं करेंगे। तो अधिकतर जो बड़े स्टेट थे, बड़े राज्य थे जिनकी जनसंख्या ज्यादा थी, तो उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के लिए जो काउंसिल थी उसको गठित कर लिया था। लेकिन कुछ राज्यों में ये नहीं है, केवल 6 राज्यों में है। जो जम्मू कश्मीर है तो उसमें भी ये हमारी काउंसिल थी यानी कि विधान परिषद थी, लेकिन अब क्योंकि उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है तो यूनियन टेरिटरी में विधान परिषद नहीं होती, इसलिए उसकी विधान परिषद जो है वो डिसॉल्व हो गई, वो नहीं रही। और जो विधान परिषद है उसके स्टेट है हमारा 6 है, ये याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश और सेकंड नंबर पे तेलंगाना। बच्चों ये 2014 में एक बात और याद रखें कि 2014 में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे, फिर इन दोनों को क्योंकि ये चाहते थे ये राज्य, यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन वगैरह था, तेलंगाना अलग होना चाहता था आंध्र प्रदेश से, तो इन्हें फिर अलग कर दिया गया, ये 2 राज्य बना दिए गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 2014 में बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश में पहले थी तो इसमें भी तेलंगाना में भी है, तो दोनों में है। और किसमें है? एक हमारा है कर्नाटक, एक हमारे 4 नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, एक हमारे उत्तर प्रदेश में भी है
बिहार में। तो इन 6 राज्यों में अभी है इनकी खुद की विधान परिषद। और बच्चों ये जो आंध्र प्रदेश है, तो इसके चीफ मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया था कि हम विधान परिषद अपने यहाँ नहीं रखेंगे। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसको पता है अपने स्टेट से जो कोई चाहता है राज्य, अगर वो साधारण बहुमत से भी प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेज देता है, केंद्र सरकार जो सरकार है उस पर अपना नियम बना लेते कि हाँ यहाँ पे खत्म करते हैं, तो ऐसा आसानी से मतलब ये वहां से हट सकती है विधान परिषद। तो अभी 6 राज्यों में है, इन 6 राज्यों के नाम आप याद रख लेंगे। और अगर एमसीक्यूज में आता है जम्मू कश्मीर, अगर उसमें डाल देते हैं तो उसमें आपको वो नहीं लगाना है, क्योंकि अब वहां नहीं है। तो 6 हमारे राज्य हो गए। तो बच्चों देखिए, आपने देखा कि विधायिका यानी केंद्रीय स्तर पर तो संसद है जिसके 3 पार्ट हैं, और राज्य स्तर पर 2 तरीके से हो सकती है, लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में ही है। और विधानसभा सभी स्टेट में है, और उसमें ये हमारे यूनियन टेरिटरी में भी है विधानसभा, क्योंकि 3 है। इतना हम जान गए हैं। अब आगे देखिए, अब हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। एक एक करके सभी को हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ तक बच्चों इसके नोट्स बना लो, इसको आप लिख लो। सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे लोकसभा। जो लोकसभा है तो वो हमारा निम्न सदन कहलाता है। क्या होगा लोकसभा? निम्न सदन। काम तो इसके उच्च सदन वाले हैं, यानी सरकार भी यही बना रही है लोकसभा, कार्यपालिका के सदस्य इसी के होते हैं, और मंत्रिमंडल भी इसी से गठित होता है, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो वो भी अधिकतर लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। सारे जो धन विधेयक है वो भी लोकसभा में ही पारित होता है। तो लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमारा जो मंत्रिमंडल जिसकी प्रति उत्तरदायी होती है वो भी लोकसभा ही होती है, और जो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो भी लोकसभा में ही लाया जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको निम्न सदन कहते हैं। याद रखेंगे हमारा निम्न सदन क्या हो गया? लोकसभा। और राज्यसभा उच्च सदन है। ये निम्न सदन क्यों है? क्योंकि ये लोगों की सभा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका जो निर्वाचन है, निर्वाचन वो वयस्क प्रत्यक्ष वयस्क मतदान प्रणाली द्वारा होता है। वयस्क मतदान प्रणाली यानी इसमें जो मतदान करते हैं तो वो उनकी एज होती है 18 वर्ष, यानी उसमें इसको वयस्क माना गया कि 18 वर्ष में आप वोट डाल सकते हैं, क्योंकि इनका जो लोकसभा के जो मेंबर हैं उनका चुनाव डायरेक्ट मतदान प्रणाली द्वारा होता है। डायरेक्ट का मतलब सीधे जनता जाके चुनती है, जबकि जो उसमें राज्यों में क्या था कि इनडायरेक्ट था। हमारा राष्ट्रपति भी इनडायरेक्ट चुना जा रहा था, यानी हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो हमारे लिए उन्हें चुनते हैं, लेकिन इसमें क्या है हम खुद इनको चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं, इसलिए इसको हम प्रत्यक्ष मतदान पद्धति कहते हैं। और इसकी जो वोट डालने का अधिकार होता है 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका हो। उसमें भी थोड़ी सी कंडीशन है कि पागल और दिवालिया ना हो, बैंकरप्ट ना हो, भारत का नागरिक हो, मतदान सूची में जहाँ भी मतदान हो रहा है उसकी मतदान सूची में उसका नाम हो। तो ये वाली सारी कंडीशन तो है, लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या है कि वो 18 वर्ष का हो गया हो, उसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली गई हो,
तो वो इनको चुन सकता है। तो लोकसभा में हमारा जो लोकसभा में अधिकतम सीटें हो सकती थी 552। लेकिन बच्चों अभी क्या हुआ है कि एक जो विधेयक लाया गया था, इसमें ये शायद है 104 अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें क्या किया गया है, जो देखिए हमारे जो 552 सदस्य थे तो उसमें ये था कि 550 का तो निर्वाचन हो सकता है और जो 2 सदस्य हैं तो वो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा जो एंग्लो इंडियन होते हैं उस समुदाय से, एंग्लो इंडियन से, ठीक है। लेकिन अभी हमारे देश में एंग्लो इंडियन की संख्या बहुत कम है, लगभग 250-300 के लगभग हैं ये एंग्लो इंडियन जो हैं। और एंग्लो इंडियन कौन है, जो ये हमारे यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे तो इन्होंने शासन किया हमारे देश में। तो जो ब्रिटिशर थे, स्पेशली ब्रिटिशर या फिर हम यूरोपियन भी उनको मान सकते हैं। तो अगर हमारे देश के किसी लेडी ने या फिर किसी लेडी ने तो किसी वहाँ से पुरुष से विवाह किया हो महिला ने, और किसी पुरुष ने वहाँ की महिला से विवाह किया हो, तो उनके जो बच्चे हुए तो उनको एंग्लो इंडियन कहा गया। तो अब जो अधिकतर तो वो लोग चले ही गए थे, वहाँ पे नागरिकता ले ही ली थी उन लोगों ने, जो फॉरेन की, ब्रिटिश की या फिर यहाँ जो अन्य यूरोपीय देश जो है, तो इसलिए यहाँ अब उनके सदस्य नहीं है एंग्लो इंडियन के। तो अब क्या किया गया है, 104वां संविधान संशोधन जो विधेयक पास किया गया है, तो उसमें इसको एंग्लो इंडियन वाले जो प्रतिनिधित्व है, यानी जो इसको मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, उसको हटा दिया गया है। और ये मनोनयन होता था इनका एक आर्टिकल है 331, तो इसके द्वारा ये 2 चुने जाते थे एंग्लो इंडियन, तो अब ये नहीं चुने जाएंगे। तो अब हमारे जो लोकसभा है तो उसमें टोटल 550 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। जहां भी आपकी बुक में अभी यही पुराना वाला प्रिंट है उसको आप सही कर लो, आप 550 लिख लो, क्योंकि वहां पे 552 लिखा हुआ है। तो अब हमारे, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को तो मानना ही नहीं है, वो तो हट गए हैं, तो अब 550 हो सकती है अधिकतम संख्या लोकसभा में, राइट। अब इन 550 में से वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है हमारे पास 543 हमारे यहाँ पे निर्वाचित हैं, उनका जो प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से चुनाव हुआ है। अब देखिए बच्चों, अगर प्रश्न ऐसा भी आ जाए कभी कि क्योंकि पहले तो मनोनीत भी होते थे कि क्या राज्यसभा में आज भी जो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो नहीं, अब मनोनीत नहीं होते, ये प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। जितने भी हमारे पास है 550, तो नाउ 543 पे यहाँ पे चुनाव हुआ है। 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे तो 543 सीटों पे चुनाव लड़े गए थे। और तो उसमें से देखिए बच्चों, ये जो 543 हैं टोटल हमारे पूरे इंडिया को कवर करते हैं, मतलब 543 हर स्टेट से, और जो हमारे लेजिस्लेटिव जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से ये सब सदस्यों को लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो इनका मतलब कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये 543 सदस्य कहाँ से कितने सदस्य रखे जाएंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे जो संविधान में तो नहीं, उसके बाद भी कुछ संशोधन हुए, तो उसमें ये था कि इनका जो हम डिसाइड करेंगे कि कितनी सीटें किस राज्य को मिलनी चाहिए, वो जनसंख्या के आधार पर होगा, क्योंकि जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो तभी तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें हैं, लेकिन ये भी कम है, बिकॉज ये चल रहा है ना, यहाँ अभी जो चुनाव हो रहे हैं, सदस्य संख्या हर स्टेट से मिलती है, तो वो 1971
वन की जो सेंसस है यानी जनगणना, उसके अकॉर्डिंग ये सीट निर्धारित की गई थी। पूरे देश में जितने भी हमारे एमपी हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के जो सदस्य हैं, स्पेशली लोकसभा के सदस्य हैं 543, तो वो 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग चुने गए हैं और उसमें भी ये चलेगा 2026 तक, ये ऐसे ही बना रहेगा यानी 2026 तक इसमें चेंज नहीं करेंगे। हम 1971 की जनगणना को ही मानेंगे मेन। अब देखिए 1900 जनगणना को मानने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि देखिए साउथ जो हमारे साउथ के जो स्टेट हैं जिसमें है तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जनसंख्या को, पॉपुलेशन को अपनी कंट्रोल किया और शिक्षा पे इन सब पे बहुत अच्छा ध्यान दिया, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम है। और हमारे जो उत्तर भारत के हैं, जैसे इसमें है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो ये जो स्टेट है तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में तो 20 करोड़ तक पॉपुलेशन पहुंच गई है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर जनसंख्या अब की जनसंख्या से अगर डिवाइड किया जाए कि आपको इतनी सीटें जनसंख्या के अकॉर्डिंग मिलेंगी, तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो इस बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी जी, इतने सारे जो जनसंख्या है, और इसी तरह से बिहार में भी बहुत सारी सीटें आ जाएंगी। तो क्या होगा, केंद्र सरकार फिर उन्हीं राज्यों पे को प्राथमिकता देगी कि जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि सब लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। तो जो स्टेट उनमें कम पॉपुलेशन है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जनसंख्या को कंट्रोल किया, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा ध्यान दिया, तो क्या उसको इसकी सजा मिलेगी? तो इसलिए वो स्टेट इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या के अनुसार अब आगे सीट नहीं चेंज होनी चाहिए, वो लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन उत्तर भारत के क्या कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा प्रतिनिधित्व ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये तो लोगों की सरकार है, मतलब लोकसभा में तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं, प्रतिनिधि तो लोग डायरेक्ट चुन के भेज रहे हैं, तो इसलिए वो भी इसका विरोध सही करते हैं और कहते हैं कि हमारी सीटें बढ़ाओ। तो ये डिबेट चल रही है और ये एक तरह से साउथ जो हमारे इंडिया के स्टेट हैं तो वो इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि नई तरीके से पॉपुलेशन या सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी सीट निर्धारित हों। तो अभी इसको 2026 तक के लिए टाल दिया गया है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे किस आधार पे इन सीटों को डिवाइड किया जाएगा कि सभी का प्रतिनिधित्व हो। और एक और बात बताते हैं दोस्तों आपको, जो अमेरिका है, ठीक है, तो वहां पे कैसे मिलता है प्रतिनिधित्व स्टेट, क्योंकि वहां भी तो 50 स्टेट है, हमारे से भी ज्यादा। हम लोगों के यहाँ तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिला के टोटल 36 है, लेकिन वहाँ 50 स्टेट है और कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं, लेकिन वहाँ जनसंख्या के आधार पे नहीं उनको दिया जाता प्रतिनिधित्व, उनको दिया जाता है एक स्टेट होने के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे 50 है तो एक स्टेट को 2 सीटें मिलती हैं, तो 100 सीटें हो गई, चाहे कोई छोटा राज्य हो चाहे बड़ा हो, जिसकी जनसंख्या छोटी हो या कम हो या फिर बहुत ज़्यादा हो, क्या होता है वहाँ पे सबको प्रतिनिधित्व मिलता है सिर्फ स्टेट होने के नाम पे। तो ऐसा होता है कि जो छोटे स्टेट हैं उनको भी काफ़ी अच्छा उनके साथ होता है, उनका भी उतना ही ध्यान रखा जाता है, उनका भी महत्व उतना ही होता है जितना बड़े स्टेट का। तो इस तरह से ही हमारे देश में भी चाहते हैं कि इस तरह किया जाए। तो ये अमेरिका वाला आपका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, इसे याद रखेंगे, ये वाला एग्जाम्पल जो है। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारा हो गया इस तरह से कि किस तरह से हमारी संख्या होती है। तो जो हमारे क्योंकि मेन तो हमारी निम्न सदन लोकसभा ही है, तो ये सारे हमने जैसे 543 जो हमारे हैं वो सदस्यों को चुन के भेजा, किसने, हम लोगों ने, जो 18 साल है उससे ऊपर हो चुके हैं, तो उन लोगों ने सबने चुन के भेजा। अब किन्हें चुन के भेजा, तो देखिए केंद्र स्तर पर क्या होता है कि बहुत सारे दल हैं, बहुदलीय प्रणाली है, जो राज्य स्तर पे के भी हैं और केंद्र स्तर के भी हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, यानी हमारे देश में है, इस और याद करेंगे, बहुदलीय
इसमें बहुत सारे दल हैं, जैसे हमारा भाजपा है, कांग्रेस है, वामपंथी हैं, लेफ्टिस्ट, राइटिज्म, और सपा है, बसपा है, और लोजपा, लोकदल, ये सब हैं। वैसे एक जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की जो दल हैं तो वो टोटल 8 हैं। और ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि हमारे जो नेशनल लेवल के जो भी दल हैं तो उनके यानी हमारी जो जिनसे हम चुनाव के लिए लड़ते हैं तो वो उन दलों के नेशनल लेवल पर कितने हैं, 8 हैं, और उनके नाम आपको मुझे बताने हैं। ये सर्च आप करेंगे, आप गूगल करेंगे या फिर बुक में मिलेगा, वो आप ढूंढेंगे और ये 8 के नाम मुझे बताएंगे, ठीक है। तो बहुदलीय प्रणाली है तो दल अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं और वो कैंडिडेट को क्या करते हैं, हम लोग चुनते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। तो अब हमने चुन लिया, मान लीजिए कि एक पार्टी को बहुत ज़्यादा अच्छे वोट मिले तो उसको कितने वोट मिले, क्योंकि देखिए बहुमत से ही सरकार बनती है, और जब बहुमत सरकार बनती है तो यानी जो हमारे 543 है तो उसमें से आधे से एक ज़्यादा हमारे पास अगर किसी भी दल के पास मेंबर होंगे आधे से एक ज़्यादा तो उसकी सरकार बन जाएगी। तो आधे से एक ज़्यादा यानी 273, किसी से आगे सीट तो वो सरकार बना लेंगे, और जो सरकार बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, तो जो विधायिका है तो उसका अंग बन जाएंगे, मतलब अंग तो सभी बनेंगे विधायिका। जो हमारे 543 सदस्य हैं यानी कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, तो वो सारे विधायिका के सदस्य हैं, ये बात याद रखेंगे। लेकिन कार्यपालिका के सदस्य वही हैं जिन्होंने बहुमत प्राप्त किया है और जिन्होंने अपनी सरकार बनाई है, तो वो हमारी कार्यपालिका के सदस्य होंगे। तो अब इसमें भी एक ये है कि अगर किसी को बहुमत ना मिले यानी कि 273 सीट किसी एक दल को ना मिले, तो ये ऐसा 90 के ईयर में हुआ था, यानी 1990 में क्या होता है कि एक दल को नहीं मिलती। जैसे पहले कांग्रेस बहुत पॉपुलर थी तो वो कई सालों तक लगातार वो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसका इतनी सारी सीटें उन्हीं को मिल जाती थी। तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनका थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, तो और दल भी आए तो उन्होंने बहुदल मतलब पूरा बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन कई जो अन्य दल थे उनसे उन्होंने सहयोग किया। मान लीजिए किसी के पास 200 सीट आ गई एक दल के पास, लेकिन बहुमत नहीं है। अब और किसी के पास भी बहुमत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति उसे चुनेगा जिसके पास बहुमत हो, उसे कहेगा कि अपनी सरकार बनाओ। तो वो जो 200 सीट वाला जो दल है तो वो क्या करता है, किसी के पास 10 सीटें हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 30 है, तो उन लोगों से गठबंधन कर लेता है। लेकिन अगर वो चाहे तो गठबंधन करने के बाद अगर वो उनकी 273 से 73 या अबव हो जाती है सीटें, तब राष्ट्रपति को वो कहते हैं, तो राष्ट्रपति को सही लगता है उनको, क्योंकि सबसे बड़े जो दल होता है उसी को बनाया जाता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो वो फिर राष्ट्रपति उन्हें चुन लेता है और उनकी सरकार बन जाती है। तो ये गठबंधन की सरकार कहलाती है। तो बच्चों देखिए, इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्यक्ष मतदान होता है, हमारे निम्न सदन है और ये 543 सीटें होती हैं। 1971 की ही जनसंख्या को हम अभी तक मानते चले आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें अब हमारा अब है कि जो संसद है, क्योंकि वो तो राज्यसभा में होते हैं उसमें, कि अब राज्यसभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राज्यसभा के बारे में देखेंगे बच्चों। अब हम राज्यसभा के बारे में जानते हैं, क्योंकि लोकसभा के बारे में मैंने अधिकतर आपको बता दिया जो भी जरूरी था। और हाँ, उसमें एक चीज़ और रह गई थी कि जो 273 सदस्य रहते हैं ना, सॉरी 543, तो उनमें से के जो 530 हैं तो वो राज्यों से होंगे, 550 मान लिया, और जो 20 सदस्य हैं तो वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए बच्चों, एक बात याद रखिए, 550 सदस्य, जिसमें से कहा गया है कि 530 तो राज्यों से होंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। ये हमारा पुराना डेटा है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं था। अब क्या होगा कि कितने, अब मुझे आप ये बताओगे, चलिए मैं मान लेती हूँ, तो हमारे टोटल जो 530 है वो हमारे राज्यों से आ जाएंगे, और जो 20 हैं तो वो केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट
हम पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा, तो राज्यसभा हमारा है उच्च सदन, उच्च सदन कहलाएगा ये, उच्च सदन है। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं और वर्तमान में कितनी है? 245। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जो 245 है, जो 12 सदस्य हैं तो वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा। और बाकी कितने बचे? 233। ये क्या हो गए? वैसे तो 550 में से तो 238 तक होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी वर्तमान में 245 हैं, इसलिए हमारे पास कितने चुने गए? 233। तो ये जो 233 है ना, तो ये प्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा नहीं चुने जाते जैसे लोकसभा में चुने जा रहे थे, ये अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा, इसमें अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष कैसे होती है? देखिए, जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, यानी जो विधानसभा के जो सदस्य थे, तो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 404 है, तो उसके भी 403 जो है तो वो चुने हुए हैं, और एक जो है एंग्लो इंडियन होता है, तो जो 403 है वो चुनेंगे। बाकी जितने भी राज्यों में जितने हैं वो चुनेंगे। वो अपने प्रदेश से इनको विधान जो राज्यसभा है उनके मेंबर को चुन के भेजेंगे। तो यानी इनडायरेक्ट होता है ना, इसमें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति कहते हैं। और ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं तो ये कैसे चुनते हैं? क्योंकि इसमें भी सीटें होती हैं ना, निर्धारित कर दी गई हैं, और ये भी निर्धारित की गई है 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अभी वही चल रहा है कि 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो जितने हमारे राज्य थे तो उसमें इनको जो हमारे सदस्य सीटों को डिवाइड कर दिया गया, और हमारे उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिली हुई हैं। और जैसे कि सिक्किम है, बहुत छोटा राज्य है, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो उसको सिर्फ 1 सीट मिली हुई है। तो ऐसा राज्यसभा में भी है, ठीक है। और देखिए, ये जो चुनते जाते हैं 233 सदस्य, और ये 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो जो 12 सदस्य मनोनीत करेगा, तो वो ये मनोनीत करेगा या तो वे कला के क्षेत्र के हों, कला या साहित्य के क्षेत्र के हों, या विज्ञान के क्षेत्र के हों, या उन्होंने सामाजिक कार्य किए हों। तो ये 4 जगह से इनको लेते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों, जैसे कि जो क्रिकेटर होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को चुना गया था राज्यसभा के लिए, या फिर जो हमारे एक्ट्रेस होती हैं हेमा मालिनी जी, रेखा जी, और अदर भी जो कला के क्षेत्र से लोग आते हैं, सचिन तेंदुलकर जी उस खेल से थे, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया भाई, कला साहित्य विज्ञान सामाजिक कार्य इनको ही दिया गया है। तो उन लोगों को इसलिए चुना गया है क्योंकि उन्हें भी कला के, जैसे सिनेमा से जो आते हैं तो वो कला के क्षेत्र में मान लेते हैं, इसलिए वहाँ से चुना जाता है। और आज जो हमारी राज्यसभा की जो सांसद हैं जया बच्चन, जो अब भी सांसद हैं, तो वो भी सिनेमा यानी कला के क्षेत्र से ही आई हैं, और साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से भी लिया जाता है, और सामाजिक कार्य से लिया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को है तो उन्हें सामाजिक कार्य को से लिया गया था, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े NGO चलाते थे। तो इतना हो गया हमारा। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारे 245 टोटल सदस्य हो गए राज्यसभा के, और
43 सदस्य हो गए लोकसभा के। तो ये सब मिलके बना रहे हैं संसद। और जब ये कोई भी बिल है तो वो पारित हो जाता है तो वो एक सदन से नहीं पारित होता, 2 सदनों से होता है। यानी पहले वो लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में भी जा सकता है। कोई भी बिल या तो लोकसभा में जा सकता है या फिर राज्यसभा में। तो लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में पास कर देती है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन होने के लिए। और राष्ट्रपति भी अगर पास कर देते हैं तो फिर वो बन जाता है कानून यानी अधिनियम, और फिर वो पूरे देश में लागू हो जाता है। तो इस तरह से दोनों ही सदन हमारे लिए जरूरी हैं। तो दोनों ही सदन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा, तो पूरे देश से प्रतिनिधित्व करती है लोगों का, इसलिए भी जरूरी है। और अगर एक बिल लाया जाए ना जल्दबाजी में, एक अगर लोकसभा या उसमें पास कर दिया जाए तो फिर कमी रह जाए तो फिर राज्यसभा में जाने में उसमें खूबी हो सकती है, चर्चा हो सकती है, उन पर बहस हो सकती है। यानी 2 सदन होना बहुत जरूरी है। और कुछ राज्य, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हमारे जैसी पद्धति है, जैसे ब्रिटेन है और अमेरिका है, वहाँ पे भी द्विसदनात्मक कार्यपालिका है। जो हमारी द्विसदनात्मक कार्यपालिका कुछ में ऐसा है कि जैसे एक सदनात्मक कार्यपालिका है और लेकिन वो एक सदनात्मक कार्यपालिका सही नहीं होती। जैसे रूस में क्या है, एक सदनात्मक कार्यपालिका है। तो वो वहाँ क्या किया गया है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने क्या किया, अपने को ये एक बिल लाया, उसमें ऐसा बना दिया कि 2036 तक वो ही वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। तो सोचिए अगर एक विधायिका हो तो फिर कितनी मुश्किल हो सकती है। यानी कोई बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, और पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो भी कितना मुश्किल हो सकता है। यानी जो हमारी विधायिका है तो ये कंट्रोल भी रखती है हमारी कार्यपालिका पर। बच्चों इसमें भी ये है कि अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, हमारे जो सदस्य हैं अलग अलग स्टेट से आएंगे। और यहाँ भी वही वाला मैटर चल रहा है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए आगे की सीटें, क्योंकि अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग हुई तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो 31 है सबसे ज़्यादा, तो और भी ज़्यादा हमें मिल जाएंगी, तो हमारा वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो छोटे स्टेट हैं तो उनके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा प्रतिनिधित्व। तो इसमें ऐसा डिबेट चलती रहती है कि अब इसको जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। बच्चों इसमें आज के लिए बच्चों इतना ही है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारी विधायिका है तो वो संसद पे कंट्रोल रखती है, यानी कि संसद खुद को कैसे कंट्रोल करती है, विधायिका कार्यपालिका पर कैसे कंट्रोल करती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।